एक भाभी के 4 संस्कारी देवर। मिर्जापुर गांव में 5 भाई प्रीतम, नकुल, वेद, ऋषभ और रोमिल बड़ी ही सम्मति के साथ रह रहे थे। प्रीतम पांचों भाइयों में सबसे बड़ा था, जिसकी शादी के लिए उसके चारों भाई लड़की तलाश रहे थे, मगर हर हित पाहुन के ओट से उन्हें निराशा नसीब हो रही थी। एक सुबह चारों भाई मिर्जापुर गांव में बने शिव मंदिर में खड़े हाथ जोड़कर कहते हैं, हे गौरीपति, आप तो देवों के देव महादेव हैं। हमारे प्रीतम भैया की शादी का मार्ग बनाइए प्रभु। आप तो जानते हैं भगवान कि माँ बाबूजी के चल बसने के बाद भैया ने हमें पाल पोस कर बड़ा किया। उन चारों भाइयों की बात सुनकर बगल में खड़ी सुधा कहती है, क्या बात है भगवान, आपने तो लगे हाथ मेरी मन्नत को मार्ग दे दिया। बस एक बार मेरी चित्रा इन चारों की भाभी बन जाए, आपको भांग का भोग लगाऊंगी शिव शंभू। जैसे ही चारों भाई जाने के लिए कदम बढ़ाते हैं, सुधा कहती है, अरे ठहरो बेटा, भोले शंकर ने तुम्हारे मन की मुराद पूरी करने के लिए मुझे भेजा है। हैं? मगर माताजी, आप तो इतनी उम्र दराज हैं। अरे अरे, पगला गए हो का? इस 55 के पड़ाव में हम अपने ब्याह की बात करेंगे। मैं मेरी बेटी चित्रा की बात कर रही हूँ। ये पकड़ो पता और कल अपने भाई प्रीतम को लेकर चले आओ। अगले ही दिन चारों अपने भाई प्रीतम के साथ सुधा के घर पहुँचते हैं, जहाँ चित्रा और प्रीतम एक दूजे को पसंद कर लेते हैं और महीने भर के भीतर ही चित्रा 4 संस्कारी देवर की भाभी बन जाती है। भाभी, इस नए घर में हम देवर आपका स्वागत करते हैं। शुक्रिया देवर जी। भाभी, अब आप जाकर आराम कर लीजिए। शादी की भागदौड़ में आप बहुत थक गई होंगी। अगले दिन चारों देवर पौ पटने के साथ जाकर घर का काम काज निपटाने में जुट जाते हैं। तभी तकरीबन 9 बजे चित्रा नीचे आती है। गुड मॉर्निंग भाभी। आप चारों कब जागे? माफ करना देवर जी, मुझे उठने में देरी हो गई। आप चारों भाइयों को भूख लगी होगी ना, मैं फटाफट से खाना बनाती हूँ। जैसे ही चित्रा रसोई घर का रुख करने के लिए पैर बढ़ाती है, उसके 2 देवर ऋषभ और रोमिल उसे कुर्सी पर बिठाते हैं। अरे देवर जी, आप सभी मुझे नाश्ते की मेज पर क्यों बिठा रहे हैं? क्योंकि भाभी माँ, हमने सारा काम खत्म कर दिया है और हमने आपके मनपसंद का खाना भी बनाया है। चक्कर तो बताइए। तो आप देवरों की बदौलत घर द्वार इतना चमक दमक रहा था। मेरे लाडले देवर जी, जब तक इस घर में औरत नहीं थी तब तक आप चारों ने जितना बर्तन चौका कर लिया बहुत है, मगर अब आपकी भाभी सब संभाल लेगी, क्योंकि औरत के रहते मर्द बर्तन मांजे ये मुझे मंजूर नहीं। और अगर आप चारों ही घर का जिम्मा उठा लेंगे तो मैं क्या करूंगी? भाभी, आप सब अपने देवरों को खेलने के लिए एक जीता जागता खिलौना दे दीजिए। अपने लिए देवरों के मन में इतना प्यार देखकर उनकी भाभी बेहद खुश होती है और यह बात अपनी माँ सुधा से साझा करती है। क्या बताऊं माँ, मेरे चारों देवर तो साक्षात लक्ष्मण भरत की छवि हैं। मुझे किसी काम को हाथ नहीं लगाने देते। अरे ये तो भली बात है बेटी, तू अपने संस्कारी देवरों की भाभी होने का सुख भोग। सारा काम उनके मत्थे मड़कर तू बस दावेदारी दिखा। चित्रा अपनी माँ की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर उस रोज से अपने चारों संस्कारी देवरों पर दावेदारी थोपने लगती है। जहाँ उसके चारों देवर पहली किरण के साथ जागकर काम काज करते, वहीं उनकी चालाक भाभी देर सवेर उठती। ये लो भाभी, आपका नाश्ता। अरे देवर जी, इसकी क्या जरूरत थी, मैं तो आ ही रही थी। भाभी, उसकी कोई जरूरत नहीं, आपके चारों देवर सब संभाल लेंगे। संभालो देवर जी, वैसे भी तुम चारों शन्नोबाई बनकर बर्तन चौका करते हुए ही जचते हो। मेरी तो ठाठ है, बगैर एक तिनका उठाए पलंग पर पसरे पका पकाया खाने को मिल रहा है। बेचारे संस्कारी देवर हर दिन अपनी भाभी की जी हजूरी में जुटे रहते, जिसके चलते चित्रा की कामचोरी बुरे लत में बदलती गई। वह सारा दिन फूहर की तरफ बैठकर बेचारे देवरों को फरमाइश दिया करती। एक दिन, भाभी, वो दरअसल कल सुबह हम चारों को काम के सिलसिले में बाहर जाना है, इसलिए हम अर्ली मॉर्निंग ही निकल जाएंगे। फिर तो सारा काम मेरे सर पर सवार हो जाएगा। क्या करूं, कैसे बचूं? क्या हुआ भाभी, आप ठीक तो हैं? पता नहीं देवर जी, कुछ दिनों से सर में बेतहाशा भारीपन रह रहा है, कमजोरी भी महसूस हो रही है। मगर आप चारों मेरी चिंता मत कीजिए। अरे ऐसे कैसे चिंता न करें भाभी, आपकी तबीयत खराब है इसलिए हम कहीं नहीं जा रहे। क्या बात है चित्रा, इस झूठी बीमारी के दाव ने तेरे चारों देवरों को जाने से रोक लिया। शुक्र है।
ऐसे ही समय गुजरता है। फिर एक दिन, नकुल, वेद, रोमिल, ऋषभ, जरा यहाँ तो आना। जी भाभी माँ, आपने बुलाया? हाँ, वो आज ना मेरा अपने देवर के हाथों का छोले भटूरे खाने का मन है। क्या तुम चारों मेरे लिए बना दोगे? हाँ जरूर भाभी, आपका हुक्म सर आंखों पर। चारों भाई फेटा बांधे रसोई में आकर छोले भटूरे बनाने में जुट जाते हैं और थोड़ी ही देर के बाद वह चित्रा के पास आते हैं। टेन टेन, भाभी जी पेश है देवर स्पेशल गर्मा गर्म छोले भटूरे, टेस्ट करके बताइए। क्या बात है देवर जी, आप चारों ने तो चुटकियों में छोले भटूरे बना दिए। भाभी माँ, अब बिना देर की अपने देवरों के बनाए छोले भटूरे चक्कर तो बताइए। जैसे ही चारों देवरों की भाभी चित्रा उनका बनाया खाना चखती है तो वह बुरा सा मुंह बनाकर कहती है, छी, ये कैसे बेढंगा छोले भटूरे हैं। नमक मिर्च का जरा भी अंदाजा नहीं लगता है तुम चारों का। अपनी भाभी की खिदमत से मन भर गया है क्या, इसलिए उकताकर ऐसा किया है? भाभी आप भड़क क्यों रही हैं? हम चारों ने बड़े चाव से ये बनाया था और आज से पहले हमने छोले भटूरे नहीं बनाए थे, इसलिए शायद कमी रह गई। बस कीजिए देवर जी, आप चारों झूठी दलीलें देना। ताव में आकर चित्रा अपने संस्कारी देवों के सीधेपन की आड़ में उन्हें खूब खरी खोटी सुनाती है। बावजूद इसके वह चारों एक चू तक नहीं कसते। सॉरी भाभी, आपके देवरों से भूल हो गई। समय गुजरता है। फिर एक दिन चारों भाई बातें करते हैं। मेरे भाइयों, भाभी को आए 6 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, तब से हम उन्हें बनाकर खिला रहे हैं। एक दिन भी हमने भाभी के हाथों के खाने का चटकारा नहीं लगाया। हाँ रोमिल भैया, बात तो सच है। तो ये ख्वाहिश आज पूरी करवा लेते हैं, चलो। चारों भाई एक साथ चित्रा के कमरे में आते हैं। क्या बात है, तुम चारों यहाँ? भाभी, आपके आए इतने महीने हो गए, मगर हम देवरों ने आपके हाथ की बनी चाय की चुस्की तक नहीं ली। आज आप हमें कुछ बनाकर खिला दीजिए। क्यों नहीं देवर जी, देखना आज ये भाभी अपने दुलारे देवरों को ऐसा दमदार खाना खिलाएगी कि जिंदगी भर याद रखोगे। चित्रा बेमन से किचन में आकर खाने की तैयारी करने लगती है और सब्जी और दाल में मिर्च की भरमार करती हुई मुस्कुराते हुए कहती है, भाभी के हाथों का खाना चखना था ना। आज इस मिर्च मसालेदार खाने का निवाला खाने के बाद भविष्य में फिर कभी भाभी के हाथों का बना खाना खाने से भी कतराएंगे ये चारों। चित्रा झटपट से मेज पर खाना लगाती है और जैसे ही वह खाने का पहला कौर खाते हैं, मिर्च के मारे चारों झुंझला उठते हैं। क्या हुआ देवर जी, खाना कैसा बना है? बहुत अच्छा भाभी। वाह भाभी, आपने क्या जायकेदार खाना बनाया है। मिर्च के मारे झुंझला उठने के बावजूद भी चारों देवर झूठी बड़ाई करते हैं। यह देखकर आखिरकार भाभी की आंखें भर आती हैं। मिर्ची के मारे आप चारों मचल रहे हैं, फिर भी मुझे बुरा ना लगे इसलिए झूठी तारीफें कर रहे हैं। भाभी, भूल चूक से मिर्च ज्यादा गिर गई होगी, इसमें आपको दोष देना सही नहीं। भूल से नहीं, मैंने जानबूझकर मिर्च मिलाया था ताकि तुम मुझसे फिर कोई काम ना कहो। चित्रा फपक फपक कर रोते हुए सब कुछ बयां करती है। शांत हो जाइए भाभी, भूल चूक सभी से होती है। हम चारों देवर के लिए आज भी आप हमारी भाभी माँ हो। ये तो आप चारों का बड़प्पन है। अब ये भाभी अपने देवरों को चूल्हा चौका करते नहीं बल्कि दूल्हा बनते देखना चाहती है। अंत में चित्रा अपने चारों देवरों की शादी के लिए एक ही घर की 4 बहनों को पसंद करती है और धूमधाम से अपने संस्कारी देवरों की शादी कर देती है, जिसके बाद वह भाभी से 4 देवरानी की जेठानी बन जाती है। अजी, क्या कर रहे हो इतनी देर से तुम? अभी तक तैयार नहीं हुए? पता तो है ना माँ को देर से जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे अरे, थोड़ा सा सब्र रखो, बस अभी आता हूँ। जब देखो इसी तरह टॉयलेट में घुसने के बाद टाइम लगाते रहते हो। अरे कौन इतना टाइम लगाता है? कुछ ही देर में अर्जुन पूनम के साथ मिलकर बाहर आ जाता है, जहाँ उसके चारों भाई और उसकी चारों भाभियाँ इंतजार कर रही होती हैं। वे सभी मिलकर अपनी पत्नियों के घर पर जा रहे होते हैं, क्योंकि उनकी सास ने उन्हें खाने पर इनवाइट किया होता है। चलो चलो जल्दी से, नहीं तो हमें बहुत ज्यादा देरी हो जाएगी और फिर हमारे साथ हमारे प्रभु चिल्लाएगी। वो सभी घर से निकलकर अर्चना के घर पहुंच जाते हैं। जैसे ही अर्चना अपने 5 दामादों को देखती है, वह खुशी से फूले नहीं समाती। अरे वाह, क्या बात है, मेरे 5 दामाद कितनी बढ़िया दिख रहे हैं। चलो चलो अंदर आ जाओ, तुम्हारा स्वागत है। अर्चना ने अपने दामादों की पसंद का सारा खाना बना रखा था, जिसकी खुशबू सूंघते ही 5 खुशी से कहते हैं, अरे वाह माँ जी, क्या बात है, हमारे आने की खुशी में आपने हमारी पसंद का खाना बनाया हुआ है। मुझे तो दूर से ही खुशबू आ गई। और मुझे तो पनीर की खुशबू आ रही है। लगता है माँ जी ने मेरी पसंद का शाही पनीर भी बनाकर रखा है। अरे माँ जी,
जब से हमारी पत्नियों को ये पता चला है कि आपने हमें दावत पर बुलाया है, इन्होंने तो सुबह से हमें कुछ भी नहीं खिलाया। एक काम कीजिए, सबसे पहले हमें खाना दे दीजिए, बहुत तेज भूख लगी है, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। हिमांशु की बात सुनते ही अर्चना जोर से हंसने लगती है और हंसते हुए कहती है अरे हाँ हाँ क्यों नहीं, चलो ये सारा खाना मैंने तुम्हारे लिए ही तो बनाया है। वो चारों खाने की टेबल पर जाकर बैठ जाते हैं, जिसके बाद सभी हंसी खुशी खाना खाते हैं और हंसी मजाक करने लगते हैं। देखते ही देखते शाम का वक्त हो जाता है, जिसके बाद अर्जुन अपनी सास अर्चना से कहता है, अच्छा माँ जी, आज का दिन हमारा बहुत अच्छा गया, आपसे मिलकर हमें बहुत खुशी हुई, लेकिन शाम हो गई है, अब हमें चलना चाहिए। हाँ हाँ क्यों नहीं, चलो मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ कर आती हूँ। अर्चना अपनी पांचों बेटी और पांचों दामादों को बाहर तक छोड़ने के लिए जाती है। तभी कुछ गुंडे बाइक पर वहाँ से गुजर रहे होते हैं और जैसे ही वह अर्चना की पांचों बेटियों को देखते हैं, वह गुंडे अर्चना की बेटियों को देखकर झाड़ने लगते हैं। अरे वाह वाह, क्या बात है, क्या मन चली है, कमर तो देखो बिल्कुल 28 है। अरे चलो चलो, इन कम सिनकलियों को अपने साथ लेकर चलते हैं, डिस्को में अच्छा डांस करेंगी। क्या बात है, तूने तो बिल्कुल सही कहा। वैसे भी आजकल डिस्को में ऐसी लड़कियां कम आती हैं। चल तो बिठा लेते हैं एक एक को अपने पीछे। उन गुंडों का ये बर्ताव देखकर अर्चना कहती है, अरे दामाद जी, तुम सभी अपनी पत्नियों की ऐसी बेइज्जती कैसे सहन कर सकते हो? अरे इन तीनों को मसल के रख दो, तुम 5 हो और वो 3, जमकर पिटाई करो उन तीनों की। अर्चना के इतना कहते ही अर्जुन, मुकेश, चिराग, गोविंद और हिमांशु को बहुत तेज गुस्सा आता है, जिसके बाद वह पांचों उन तीनों गुंडों को मारना पीटना शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते उन सब में बहुत भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन तभी अचानक से वो तीनों गुंडे अर्जुन, मुकेश, चिराग और हिमांशु के बाल पकड़ लेते हैं। जैसे ही वह उनके बाल पकड़ते हैं, उन पांचों की नकली विग निकलकर उनके हाथों में आ जाती है, जिसे देखते ही वो तीनों गुंडे हंस हंस कर पागल हो जाते हैं। क्या इनके सर पर तो नकली बाल हैं और ये तो टकले टकले। आजा तेरी खोपड़ी में तेल लगाऊं और साथ में तेरा टकला बजाऊं। गंजे पटेल, तेरी खोपड़ी में तेल, आधा पानी आधा तेल। वह तीनों गुंडे अर्चना के पांचों दामाद का मजाक उड़ाते हैं, जिसे देखकर अर्चना को बहुत तेज गुस्सा आता है। वह गुंडे वहां से चले जाते हैं। उनके जाते ही अर्चना गुस्से से अपने दामादों से कहती है, मेरे पांचों के पांचों दामाद गंजे हैं, इतना बड़ा राज तुमने मुझसे कैसे छुपाया? दरअसल माँ जी, हम ये राज छुपाना नहीं चाहते थे, लेकिन हमारी मजबूरी थी। अरे कैसी मजबूरी? तुम धोखेबाज हो, तुमने मुझसे इतना बड़ा राज छुपाया, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुमने धोखे से मेरी बेटियों से शादी कर ली। मैं तो अपनी बेटियों को एक ही घर में इसलिए भेजना चाहती थी ताकि वह पांचों एक साथ खुश रहें, लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम पांचों ही इतने बड़े धोखेबाज निकलोगे। अब मैं गंजे पतियों के साथ अपनी खूबसूरत बेटियों को कैसे भेज सकती हूँ? आज से हमारा तुम लोगों से कोई वास्ता नहीं है। अर्चना ऐसा कहकर अपनी पांचों बेटियों को अपने घर में वापस ले जाती है और दरवाजा लगा देती है। वह पांचों बेचारे बाहर खड़े रह जाते हैं। अब हम लोग क्या करें? माँ जी ने तो हमसे हमारी पत्नियां ही छीन ली। वैसे तो ये हकीकत कभी न कभी उन्हें पता चल ही जाती। क्या हमारी पत्नी अब हमारा साथ छोड़ देंगी? अब हमारे आगे क्या होगा? बड़ी ही मुश्किलों के बाद हमारी शादी हुई थी, अब हम क्या करेंगे? 2 हफ्ते बाद अमेरिका से मॉम डैड हमारी पत्नियों से मिलने के लिए वापस आ रहे हैं। अब हम उन्हें क्या बताएंगे? चलो घर चलते हैं, इसके बारे में हम सभी को मिलकर घर पर सोचना होगा। वह बेचारे बहुत ही मायूस हो जाते हैं, जिसके बाद वह पांचों वापस घर लौट आते हैं। उनके पास इतना सारा पैसा और इतना सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी उन्हें अपनी जिंदगी अधूरी लगने लगती है। वहीं दूसरी तरफ अर्चना की पांचों बेटियां उसके सामने रोते हुए कहती हैं, हे भगवान, ये तो किस जन्म का बदला ले रहा है। हम पांचों बहनों से आखिर हमने ऐसा क्या किया था जो तुमने हमारे नसीब में गंजे टकले पति लिखे? आज मुझे पता चला कि मेरे वाले हमेशा टॉयलेट में इतना समय क्यों लगाते थे। इसका मतलब ये आधे घंटे तक अपने नकली बालों को ही सेट करते रहते थे। मुझे तो यकीन नहीं होता, जिन पतियों के साथ हम पूरे 2 साल से रह रहे, उन्होंने हमें इतना बड़ा धोखा किया। अरे हमारे पति गंजे टकले और हमें कानों कान खबर नहीं लगी। बस बहुत हुआ, मैं अपने पति को तलाक देना चाहती हूँ। मैं एक गंजे टकले पति के साथ नहीं रह सकती। अरे हाँ, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें इन गंजे पतियों के साथ रहने की। मुझे तो लगा था कि मेरे दामाद कितने शरीफ और नेक हैं, मुझे नहीं पता था कि मेरे दामाद गंजे हैं। माँ, आखिर उन्होंने हमारे साथ ऐसा क्यों किया?
क्यों हमें धोखे में रखा? ये बात वो हमें पहले भी तो बता सकते थे। अरे पहले बता दिया होता तो मैं उन 5 गंजों की शादी तुमसे थोड़ी ना करवाने देती। अर्चना अपने दामादों के गंजे होने पर बहुत गुस्सा होती है, वहीं वह पांचों बहुत परेशान होती हैं। देखते ही देखते कुछ समय बीत जाता है, लेकिन अर्चना अपनी बेटियों को अपने दामादों के पास भेजती ही नहीं है। बेचारे अर्जुन, मुकेश, चिराग, गोविंद और हिमांशु अपनी पत्नियों को वापस लाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी सास उनकी एक नहीं सुनती। वहीं दूसरी तरफ उन पांचों के माता पिता अमेरिका से उनके पास आ जाते हैं और उन पांचों को मायूस देखकर उनसे पूछते हैं, अरे क्या हुआ? तुम 5 इतने मायूस क्यों हो? तुम्हें हमारे यहाँ आने की खुशी नहीं है क्या? कहीं हम दोनों ने यहाँ आकर तुम पांचों को तुम्हारी वाइफ के साथ डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया? नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल बात कुछ और ही है। चिराग अपने माता पिता को सब कुछ बताता है, जिसे सुनने के बाद उसके माता पिता तुरंत अर्चना के घर पर उससे बात करने के लिए पहुंच जाते हैं। देखिए समधन जी, मैं जानती हूँ ये अच्छा नहीं हुआ, लेकिन इसमें हमारे बेटों की गलती नहीं है। दरअसल ये बात मैंने ही आपसे छुपाई थी। मेरे बेटे तो आपको शादी से पहले सब कुछ बताना चाहते थे, पर मैं डर गई थी कहीं आप शादी से इनकार ना कर दो। दरअसल कुछ समय पहले मैंने अमेरिका से कुछ प्रोडक्ट अपने बेटों को भेजे थे। गलती से वह प्रोडक्ट गलत आ गए थे, जिसकी वजह से उनके बाल झड़ने लगे। देखते ही देखते मेरे 5 बेटे गंजे हो गए और उनकी शादी नहीं हो पा रही थी। इसलिए मैंने उन्हें ये नकली विग ला कर दी, ताकि आप अपनी 5 बेटियों की शादी मेरे बेटे से करवा दो। ये सुनते ही अर्चना को अपनी गलती पर अफसोस होता है, क्योंकि उसे सच पता नहीं था। उस दिन के बाद से अर्चना अपने दामादों के लिए हेयर ट्रीटमेंट और हेयर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए पता लगाती है, जिसके चलते उसे एक बहुत अच्छे डॉक्टर से अपने दामादों के लिए हेयर ट्रांसफॉर्मेशन का ट्रीटमेंट मिल जाता है। कुछ ही समय में उस ट्रीटमेंट की बदौलत से उसके 5 दामाद के बाल उगने शुरू हो जाते हैं, जिसके बाद अब उसे कोई परेशानी नहीं होती और वो अपनी बेटियों को खुशी खुशी अपने दामादों के पास भेज देती है। हरिया सर पर अंडों की टोकरी धरे हुए घर की ओर चला जा रहा था। तभी उसकी नजर खून से लथपथ एक घायल मुर्गी पर जाती है, जो रास्ते के बीचों बीच पड़ी हुई थी। वो उसके करीब जाकर कहता है, ये मुर्गी तो मर चुकी है और ये 3 अंडे लगता है। ये अंडे इसी मरी हुई मुर्गी ने दिए हैं। हरिया बिना सोच विचार किए उन तीनों अंडों को उठाकर अपने अंडे के ट्रे में रख लेता है और घर की तरफ चल पड़ता है, जहाँ उसकी पत्नी सरिता कहती है, आ गए आप? कैसी रही आज के अंडों की बिक्री? ठीक ठाक ही था। रोज की तरह दाल रोटी का जुगाड़ तो हो ही गया है। पता है, आज मुझे रास्ते में 3 अंडे मिले, तो मैंने इन्हें भी अपने अंडे की कैरेट में शामिल कर लिया। सही किया, जो इन तीनों अंडों को बेचकर 2 पैसे की और बिक्री बढ़ जाएगी। हरिया अपनी पत्नी सरिता के साथ भीमपुर गांव में रहता था। रोज वह गांव से कम दर पर अंडे खरीदकर उन्हें पास के शहर में ऊंची दर पर बेचकर अपने घर का गुजर बसर करता था। दोनों एक साथ खाने की थाली पर बैठे थे। तभी अंडों से भरी ट्रे में हलचल देखकर हरिया कहता है, तुम्हें कोई आवाज सुनाई थी? ये हलचल कैसी है? वो देखिए, आवाज अंडों के कैरेट से आ रही है। लगता है किसी अंडे से चूजा निकलने वाला है। दोनों अंडों के कैरेट के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। तभी तीनों अंडे में से छोटे छोटे चूजे बाहर आते हैं और हरिया कहता है, मैंने तो सोचा था कि इन अंडों को बेचकर कुछ पैसे कमाऊंगा, पर ये तो चूजे बन गए। खैर, कोई बात नहीं। इन चूजों की रंगत बाकी चूजों के मुकाबले ज्यादा चमकदार नहीं है। सरिता, ये तीनों चूजे भूखे लग रहे हैं। इन्हें खाने के लिए थोड़े बाजरे के दाने दे दो। जैसे ही सरिता उन तीनों चूजों को दाने खिलाती है कि अचानक तीनों चूजे सोने, हीरे और पैसों के चूजों में बदल जाते हैं, जिसमें से सोने का चूजा सोने निकालता है और हीरे का चूजा हीरे निकालता है और पैसों से बना चूजा उन्हें ढेर सारे पैसे देता है, जिसे देखकर दोनों ललचाई नजरों के साथ मुस्कुराते हुए कहते हैं, ए जी, हम तो माला माल हो गए। ये तीनों तो जादुई मुर्गी चूजा हैं। हाँ, हमारी तो लॉटरी लग गई। एक साथ इतने सारे पैसे, हीरे और सोने मिलेंगे, मैंने तो सोचा ही नहीं था। हम तो अमीर हो गए। हम तीनों जादुई सोने, हीरे और पैसों के चूजे हैं। तुमने हमारी देखभाल की और हमें खाने को दाना दिया, इसलिए हम तुम्हें सोना, हीरे और पैसे दे रहे हैं। ये सब तुम्हारा है। तुम्हें जब भी हम तीनों की जरूरत पड़े, हम तुम्हें पैसे, हीरे और सोना देंगे।
इतना कहते हुए तीनों जादुई चूजे वापस से अपने साधारण रूप में बदल जाते हैं। सुनो जी, अब तो हम इतने अमीर हो गए, तो हम इस टूटे फूटे से घर में रहने की क्या जरूरत है? तुम ये हीरे सोने को बेचकर बड़ा सा घर खरीद लो। हरिया हीरे और सोने को बेचकर बड़ा सा घर खरीद लेता है, जहाँ दोनों सुखी जीवन बिताने लगते हैं। एक दिन उनके पास एक भिखारी चलकर आता है और कहता है, कोई है इस बड़े से घर में? मैं भूखा हूँ, इस भूखे को भोजन दो। भिखारी की आवाज सुनकर सरिता हाथों में सजी हुई खाने की थाली लाकर उसे दे देती है और जब वो खाकर वहाँ से जाने लगता है तभी सरिता उसे रोकते हुए कहती है, आप रुकिए, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। इतना कहकर सरिता घर के अंदर जाती है और उन 3 जादुई चूजे में से पैसे वाले चूजे से कहती है, ए जादुई पैसे वाली चूजे, मुझे ढेर सारे रुपए दे। सरिता के कहते ही साधारण मुर्गी पैसों की जादुई मुर्गी में बदल जाती है और ढेर सारे 2000 के नोट निकालती है और सरिता को ऐसा करते हुए वो भिखारी देख लेता है और चौंकते हुए कहता है, जादुई पैसे वाली मुर्गी, ये सभी पैसे तुम्हारे लिए हैं, इन्हें लेकर तुम अपनी बिगड़ी अवस्था को सुधार लो। भिखारी उन पैसों को बटोर कर वहाँ से चला जाता है और जादुई पैसे वाली मुर्गी वापस अपने साधारण से रूप में आ जाती है। ऐसे ही दिन उनकी खुशियों से गुजर रही थी। कई महीने गुजरने के बाद हरिया कहता है, सरिता, इन चूजों के दिए सभी हीरे पैसे और सोने खत्म हो चुके हैं। ओ तीनों जादुई मुर्गियाँ, हमें ढेर सारे सोने, हीरे और पैसे दो। मेरे पास भी कोई गहने नहीं है। ओ हीरे की मुर्गी, मुझे ढेर सारे हीरे और सोने दे। सरिता के कहते ही दोनों मुर्गियां हीरे और सोने की जादुई मुर्गी में बदलकर उन्हें खूब सारा हीरा और सोना देती हैं। ऐ जादुई हीरे की मुर्गी, मुझे नए हीरे से सुंदर सा हार बनाकर दे, और तू सोने की मुर्गी, मुझे सोने से सुंदर भारी गहने बनाकर दे। मैं तुम्हें सिर्फ हीरे दे सकती हूँ, उनसे गहने बनाकर नहीं दे सकती। मैं भी सिर्फ तुम्हें सोना दे सकती हूँ, सोने के गहने नहीं दे सकती। पर मैं तुम्हें ढेर सारे पैसे देती हूँ, इन पैसों का इस्तेमाल करके इन सोने और हीरे के टुकड़े करवा कर गहने बनवा लेना। तुम्हारी समस्या का हल इस पैसे वाले जादुई चूजों ने ही दे दिया। अब जल्दी से हीरे, सोने और पैसे को उठाकर मुझे दे दो। मैं सुनार के पास से तुम्हारे गहने बनवा कर ले आता हूँ। हरिया हीरे, सोने और पैसों को लेकर सुनार की दुकान पर पहुँच जाता है और कहता है, ओ शंभू सुनार, इस सोने को पिघलाकर इसके सुंदर गहने और इस हीरे की मोतियों का हार भी जल्दी से बना दो। हरिया के पास एक साथ इतने सारे सोने हीरे देखकर सुनार चौंक कर कहता है, क्यों रे हरिया, कहाँ मिला तुझे ये खरा सोना और ये चमकदार हीरे? कौन से खदान से निकाल के लाया है? एक काम कर, तू ये सोने और हीरे मुझे बेच दे, मैं तुझे ढेर सारे रुपए दूंगा। मेरे पास रुपए पैसे की कमी नहीं है, तुम बस इनके अच्छे सुंदर भारी गहने बना दो। मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा। हीरे, पैसे और सोने का खदान है मेरे पास। सुनार गहने बनाकर हरिया को दे देता है, जिसे लेकर हरिया घर चला जाता है और सुनार खुद से कहता है, ये कल का फकीर अचानक से अमीर कैसे हो गया? कल तक जिसके पास पीतल के गहने पहनने की हैसियत नहीं थी, आज वो हीरे और सोने के गहने बनवाने आया था, वो भी इतने सारे रुपए लेकर। कुछ तो राज है, मुझे पता करना पड़ेगा। हरिया की रईसी का कारण जानने के लिए सुनार उसके घर आ जाता है, जहाँ खिड़की से वो चूजों को उनके असली रूप में देख लेता है और उसे पता चल जाता है कि हरिया के पास 3 जादुई सोने, हीरे और पैसे देने वाले चूजे हैं, जिसे देख वह कहता है, तभी मैं सोचूं ये कंगाल अचानक माला माल कैसे हो गया, इसके पास जादुई चूजे जो हैं। सुनार सभी के सोने का इंतजार करता है और जैसे ही सब सो जाते हैं वो दबे पांव हरिया के घर के अंदर पहुंच जाता है और तीनों चूजों को उठाकर अपने साथ अपने घर ले जाता है और कहता है, ए जादुई सोने, हीरे और पैसों के चूजों, मुझे ढेर सारा सोना, हीरा और कड़क नोट दो। तीनों में से कोई भी लालची सुनार को कुछ नहीं देता। तभी सुनार कहता है, लगता है इन तीनों को भूख लगी है, इसलिए ये मुझे हीरे सोने नहीं दे रहे। पहले खिला देता हूँ, क्या पता इसके बाद ये सोने, हीरे और पैसे बरसाने लगे। हम तुम्हारी कोई भी मांग पूरी नहीं करेंगे, तुम तो खुद एक अमीर सुनार हो। हम सिर्फ हरिया के और गरीब जरूरतमंदों के काम आने वाले हैं, तुम्हारे लिए नहीं।
अरे पर थोड़े बहुत हीरे सोने और पैसे मुझे दे दोगी तो तुम जादुई चूजों का क्या घट जाएगा। सुनार बहुत कोशिश करता है लेकिन जादुई चूजे उसको कुछ भी नहीं देते हैं, जिसके बाद थक हार कर सुनार उन्हें वापस उनके मालिक हरिया और सरिता के घर के बाहर छोड़कर आ जाता है। इसी के साथ जादुई चूजों की कहानी यहीं खत्म होती है। अरे राधा, अपनी माँ को मनाओ ना। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम तीनों भाई तुम तीनों बहनों से शादी कैसे करेंगे? अरे हमारी माँ नहीं मान रही। कितनी बार तो हमने समझाने की कोशिश की है, लेकिन उन्हें तो केवल घर जमाई ही चाहिए। अगर तुम तीनों हमारे घर में घर जमाई नहीं बनोगे तो हमारी माँ तुमसे हमारी शादी नहीं करवाएगी। हाँ, मेरी बहन बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम तीनों को हमसे शादी करने के लिए घर जमाई बनना तो पड़ेगा ही। मैंने कल माँ को बहुत ज्यादा गुस्से में देखा था। अगर हमने दोबारा से उनके सामने अपनी शादी की बात की और कहा कि हमें तुम्हारे साथ रहना है तो वो हमारे ऊपर बहुत गुस्सा हो जाएंगे और हमारी माँ के अलावा इस दुनिया में और कोई नहीं है। अगर हमने उनकी बात ही नहीं मानी तो हम लोग अच्छी बेटी कैसे कहलाएंगी? अरे तो ऐसे तो हम तीनों भाई कुंवारे ही रह जाएंगे। तुम तीनों समझती क्यों नहीं हो? अपनी माँ को समझाओ। अरे भाइयों, मान जाओ तुम दोनों, क्योंकि हमारे पास और कोई चारा भी तो नहीं है। अरे मैं तो कहता हूँ अभी शादी कर लो। शादी के बाद कुछ ही समय में हम लोग अपनी नौकरियों का बहाना लगाकर घर से बाहर रहने के लिए निकल जाएंगे और साथ में अपनी अपनी पत्नियों को भी ले चलेंगे। ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही। हमें ऐसे ही करना चाहिए और फिर हम बाहर रहकर अपनी माँ का भी अच्छे से ख्याल रखेंगे। उनके लिए एक नौकरानी भी रख लेंगे। हाँ हाँ, सही बात है। जब हमारी माँ के पास एक नौकरानी होगी तो हमें उनकी ज्यादा चिंता भी नहीं होगी। तो फिर ठीक है, आज रात तुम तीनों घर पर आ जाना। माँ से हम अपने आप बात कर लेंगे और तुम घर जमाई बनने के लिए उन्हें हाँ कर देना। लीला और मोहिनी तीनों बहनें करण, राहुल और राघव तीनों भाइयों से प्रेम करती थीं। वो सब एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन उनकी माँ ये होने नहीं दे रही थी। जैसे ही रात होती है, करण, राघव और राहुल तीनों अपनी होने वाली पत्नियों की माँ मधुबाला से मिलने के लिए उनके घर पहुंच जाते हैं। सभी लोग खाने की टेबल पर बैठे होते हैं। तभी राघव अपनी सास मधुबाला से कहता है, माँ जी, आप तो जानती ही हो कि हम तीनों भाई आपकी तीनों बेटियों से बहुत प्रेम करते हैं और आपकी तीनों बेटियां आपको छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती। इसलिए हम तीनों भाइयों ने घर जमाई बनने का फैसला कर लिया है। आज से हम तीनों इसी घर में रहेंगे। अरे अगर तुम तीनों तैयार हो घर जमाई बनने के लिए तो मुझे क्या आपत्ति है। मेरी बेटियां मेरी आंखों के सामने रहेंगी। मेरे लिए इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। मधुबाला इस बात से बहुत खुश हो जाती है, जिसके बाद अगले ही दिन वो अपनी तीनों बेटियों की शादी करण, राहुल और राघव से करवा देती है। जिसके बाद वो तीनों शादी करके अपनी अपनी तीनों पत्नियों राधा, लीला और मोहिनी के घर आ जाते हैं। जैसे जैसे समय बीतने लगता है वैसे वैसे घर की सिचुएशन चेंज होने लगती है। एक दिन मधुबाला अपनी तीनों बेटियों के साथ बाहर जाने का प्लान बनाती है। इसलिए वो अपने तीनों दामादों को अपने कमरे में बुलाती है और उनसे कहती है, देखो, तुम तीनों बहुत अच्छे हो। आज मैं अपनी तीनों बेटियों के साथ थोड़ा सा वक्त गुजारना चाहती हूँ, इसीलिए उन्हें लेकर बाहर जा रही हूँ। तुम तीनों घर पर रहना और हमारे आने से पहले घर की साफ सफाई और खाना और साथ में कपड़े भी धो लेना। याद रहे कि ये सारे काम हमारे आने से पहले हो जाने चाहिए। मधुबाला की सारी बातें सुनकर वो तीनों बेचारे अचंभित रह जाते हैं और अपनी सास की शक्ल देखते रह जाते हैं। तभी राघव अपनी सास से कहता है, लेकिन माँ जी, हमें भी तो ऑफिस जाना है। अगर हम लोग ऑफिस नहीं गए तो हमारी नौकरी पर बात आ सकती है। देखो, आज तुम्हें एक दिन की छुट्टी करनी ही होगी। ये मेरा आखिरी फैसला है। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम लोग सोच सकते हो कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ। ऐसा कहकर वो वहां से चली जाती है। जिसके बाद उन तीनों भाइयों को ना चाहते हुए भी घर के काम करने पड़ जाते हैं। मधुबाला अपनी तीनों बेटियों के साथ सिनेमा हॉल में मूवी देखने निकल पड़ती है। जैसे ही शाम को वो सभी वापस लौटते हैं तो उनके आने से पहले घर की सारी सफाई हो चुकी होती है, कपड़े धुलकर इस्त्री हो चुके होते हैं। वहीं दूसरी तरफ खाना बनकर खाने की टेबल पर रखा होता है। तभी तीनों भाई अपनी तीनों पत्नियों के लिए चेयर खींचकर उनसे कहते हैं, आओ मोहिनी, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे मनपसंद की बिरयानी बनाई है। आओ लीला, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे पसंद की खीर बनाई है। आओ राधा, देखो मैंने तुम्हारी पसंद का सारा फास्ट फूड बनाया है। और माँ जी, आपके लिए हमने खिचड़ी, दलिया और सलाद भी बनाई है। आप सब अपना खाना अच्छे से खाइएगा। जैसे ही अनुराधा अपने सामने खिचड़ी और दलिया देखती है, उसे बहुत गुस्सा आता है। जिसके बाद वो बिना कुछ खाए अपने कमरे में चली जाती है। ये सब देखकर उन तीनों की पत्नियां राधा, लीला, मोहिनी उन तीनों से कहती हैं, तुमने हमारी माँ के लिए तो कुछ अच्छा सा बनाया ही नहीं।
मैं तो जानती थी कि तुम हमारी माँ का ख्याल अच्छे से नहीं रख सकते। बस यही दिन तो देखना रह गया था, इसीलिए हमारी माँ तुम तीनों से शादी नहीं करवाना चाहती थी। ऐसा कहकर वो तीनों भी बिना कुछ खाए अपने अपने कमरों में आकर सो जाती हैं। ये सब देखकर वो तीनों भाई बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, जिसके बाद वो आपस में बात करने लगते हैं। मैं तो जानता ही था अगर हम लोग घर जमाई बन गए तो हमारी कोई इज्जत नहीं होगी। हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, लेकिन अब हम लोग क्या करें? राघव, अब हमारे पास केवल एक ही उपाय है, हमें इन चारों को अच्छा सबक सिखाना होगा। लेकिन हम ऐसा करेंगे कैसे राहुल? मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना हम अपनी सास को किडनैप करवा दें और ये काम हम अपने दोस्त, खास दोस्त अमित से करवा सकते हैं। वो इस काम को बहुत अच्छे से करेगा। राहुल की बात मानकर राघव और करण अमित को बुला लेते हैं और उसे सब कुछ बता देते हैं। 2 दिन बाद जैसे ही मधुबाला अपनी तीनों बेटियों के साथ घूमने के लिए बाहर निकलती है, अमित अपनी गाड़ी में किसी तरह उन्हें किडनैप करके ले जाता है और एक सुनसान जगह ले जाकर पहुंच जाता है, जहां वो मधुबाला के हाथ पैर बांधकर उसे कुर्सी पर बिठा देता है। तभी मधुबाला अमित से कहती है, अरे कौन हो तुम? हमें किडनैप करके यहाँ क्यों लेकर आए हो? भला हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तूने तो हमारी मोहल्ले का माहौल ही बदल दिया है। अरे तेरे जैसी औरत को जीने का कोई अधिकार नहीं। तुझे तो मैं मार कर ही रहूंगा। लेकिन मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तुम मुझे मारना चाहते हो? तुझे पता है तूने मर्द जात के ऊपर कितना अत्याचार कर रखा है? तेरी वजह से वो बेचारे तीनों मर्द दिन रात घर में औरतों की तरह काम करते रहते हैं। ऊपर से तू अपने ही दामादों से अपने पैर दबाती है। तुझे जरा भी शर्म नहीं आती? अरे तेरी वजह से मोहल्ले में कई औरतों ने ऐसा शुरू कर दिया है, लेकिन अब उन्हें सबक तभी मिलेगा जब तुझे हम मार देंगे, समझी? नहीं नहीं, मुझे मेरी गलती का पछतावा है। आइंदा मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं? नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे, मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। अमित उसे मारने ही वाला होता है कि तभी वहां मधुबाला के तीनों दामाद पहुंच जाते हैं, जिन्हें देखकर मधुबाला कहती है, अरे करण, राहुल, राघव, तुम तीनों आ गए। मेरी मदद करो, इनसे हमें बचा लो, ये हमें मारना चाहते हैं। क्यों सासू माँ, अब मजा आ रहा है ना आपको? जरा हमारे बारे में तो सोचो कि आप हमारे ऊपर कितना अत्याचार करती हो। और हाँ, इन्होंने तो मुझसे कपड़े भी धुलवाए हैं। अरे किडनैपर, हमारी पत्नियों को छोड़ दो, लेकिन हमारी सास को बिल्कुल भी मत छोड़ना। ये सुनकर मधुबाला जोर जोर से रोने लगती है और रोते हुए कहती है, अरे मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ बेटा, तुम मेरी तीनों बेटियों को अपने साथ ले जाना और उनके साथ एक खुशहाल जीवन व्यतीत करना। आज के बाद मैं तुम लोगों को कभी परेशान नहीं करूँगी। मुझे मेरी गलती का पछतावा है, मुझे माफ कर दो। मधुबाला को उसकी गलती का एहसास होने के बाद वो तीनों भाई उसे वहां से ले जाते हैं, जिसके बाद मधुबाला अपनी तीनों बेटियों को उनके पति के घर विदा कर देती है और वो तीनों अपनी तीनों पत्नियों के साथ खुशी खुशी जीवन जीने लगते हैं। अरे जल्दी जल्दी घर सजाओ, आज हमारी बेटी होने वाले दामाद को अपनी 5 सासों से मिलवाने जा रही है। सबसे पहले मैं उसको अपने हाथों का बना हलवा खिलाऊंगी। मैंने उसके लिए इतने प्यार से शाही पुलाव बनाया है, पहले तो वही चखेंगे हमारे दामाद। अरे क्या तुम सब मंदबुद्धि चुड़ैल होने वाले दामाद के सामने भी ऐसे ही चूहे बिल्लियों की तरह लड़ने वाली हो? अब तक आधा अधूरा घर सजा है, हमें अपने दामाद के मेहमान नवाजी में कोई कमी कसर नहीं छोड़ना। 5 चुड़ैल झुंड बनाकर आपस में बात करती हैं कि अचानक घर का डोरबेल बजने के साथ 5 चुड़ैल एक साथ कहती हैं, लगता है हम 5 की बेटी माधुरी आ गई। लगता है हम 5 की बेटी माधुरी आ गई। लगता है हम 5 की बेटी माधुरी आ गई। लगता है हम 5 की बेटी माधुरी आ गई। बची हुई 4 चुड़ैल दीवार पर टंगे खाली तस्वीरों में घुस जाती हैं और शिमोना चुड़ैल दरवाजे की तरफ बढ़ने लगती है कि अचानक सिंदूरी चुड़ैल फोटो से हाथ बाहर निकालकर जोरदार तमाचा देकर कहती है, ये लो भैया, एक ही तमाचे में जमीन की धूल चाट ली। ये तो बड़ी कमजोर चुड़ैल है। अरे तूने मुझे सूता क्यों? मंदबुद्धि चुड़ैल, हमारा होने वाला दामाद पहली बार घर आ रहा है, तो इस चुड़ैल अवतार में उसके सामने जाएगी तो वो डरकर भाग जाएगा नहीं। चुड़ैल जल्दी से इंसानी भेष बदल कर दरवाजा खोल कर जाती है। आओ बेटा, स्वागत है। आओ बेटा, स्वागत है। संदीप चुड़ैल के पाँव छूने के लिए नीचे झुकता है तो उसके पाँव उल्टे होते हैं और चुड़ैल कहती है, हाय दैया, पाँव तो सीधा करना ही भूल गई। संदीप झटके से उठकर कहता है, माधवी,
सासू माँ के पाँव उल्टे हैं। होने वाली जमाई राजा, मैं कोई चुड़ैल थोड़ी हूँ जो मेरे पाँव उल्टे होंगे। चुड़ैल जल्दी से अपने पाँव को सीधा करके कहती है। ध्यान से देखो। संदीप चुड़ैल का सीधा पाँव देखकर माथे से पसीना पोंछकर गहरी सांस भरकर कहता है, सॉरी मम्मी जी, लगता है मुझसे ही देखने में गलती हो गई। फिर वो अंदर आकर टेबल पर बैठ जाता है। तभी 4 चुड़ैल भी तस्वीर से निकलकर किचन में पहुंचती हैं और कहती हैं, अब अपनी होने वाले दामाद के आगे खातिरदारी तो मैं ही करूँगी। बिल्कुल नहीं, ये काम तो मैं ही करूंगी, और अगर तू मेरे बीच में आई तो तेरी खोपड़ी खोल दूंगी। अजब देखो, मारकाट करने को उतारू रहती है ये बिन भेजे की चुड़ैल। शीला, तू चाय लेकर जा और तू पानी लेकर जा। याद रहे, जमाई राजा को हम 5 चुड़ैल पर शक नहीं होना चाहिए, वरना डर जाएंगे। शालू संदीप को पानी देते हुए कहती है, ये लो जमाई राजा, ठंडा ठंडा पानी पी लो। उसे देखकर संदीप अपने मन में कहता है, 2 मिनट पहले ही तो इन्होंने दूसरी रंग की साड़ी पहनी थी, इतनी जल्दी कपड़े भी बदल लिए। शालू उसको एक टक निहारने लगती है। शीला चुड़ैल अपने लंबे बाल बढ़ाकर शालू को इशारे में कहती है, सारी भड़ास अकेले ही निकाल लेंगे क्या? खिसक यहाँ से ताकि मेरा नंबर आए। शालू के अंदर जाते ही टेबल पर चाय नाश्ते की प्लेट रखकर कहती है, जमाई राजा, नाश्ता करो। सासू माँ, अभी तो आप अंदर गई थी, इतनी जल्दी बाहर कैसे? अरे संदीप, माँ के पैर बहुत तेज चलते हैं, खाओ ना। अब अपने दिमाग के घोड़े इतने नहीं दौड़ते। जी, मैं अभी आया। संदीप जैसे ही बाथरूम में आता है, वहाँ सिंदूरी तौलिया लेकर पहले से ही खड़ी होती है। संदीप उसको देखकर अचक्का महसूस करके बोलता है, अरे दामाद जी, संभाल के, नहीं गिर जाएंगे। ये सब हो क्या रहा है? एक ही इंसान इतनी जल्दी घर के हर कोने में कैसे नजर आ रहा है? ऐसा लग रहा है कि मैं जंतर मंतर में खड़ा हूँ। संदीप हॉल के टेबल में आकर बैठ जाता है, जहाँ पूरा डाइनिंग टेबल अलग अलग खाने से सजा हुआ था, जिसे देखकर वो हिचकते हुए कहता है, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। एक ही इंसान इतने कम समय में इतना कुछ कैसे बना सकता है? संदीप खा पीकर जाने लगता है कि अंगूरी कहती है, दामाद जी, आपको सासू माई का मेहमान नवाजी कैसा लगा? आपने तो बताया ही नहीं। बहुत अच्छा था सासू माँ, मैं जरा जल्दी में हूँ। चलो संदीप, मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ आती हूँ। ये बात संदीप के मन में काफी वक्त तक घर कर जाती है, पर सब मसलों पर वो भूलकर माधवी से शादी कर लेता है और शादी की रात वो पूछता है, माधवी, मुझे एक बात सच सच बताओगी? उस रोज मैं तुम्हारे घर आया था तो मुझे ऐसा लगा जैसे घर में तुम्हारी माँ की शक्ल की और भी कई औरतें रहती हैं। नहीं संदीप, वहाँ सिर्फ मेरी ही माँ रहती है और मैं उनकी एक लौती बेटी हूँ। तुम्हें याद है ना, कल हमें पग फेरों के लिए माँ के पास चलना है। अगले दिन पांचों कहती हैं, इस बार दामाद जी की खातिरदारी मैं करूंगी। बिल्कुल नहीं, इस बार तो हमारी बारी है ना जीजी? बिल्कुल नहीं अंगूरी, तुम्हारी ये हिलेरियस भाषा हम 5 चुड़ैल की सच्चाई दामाद जी के सामने ले आएंगे। तभी दरवाजे की डोरबेल बजती है और शिमोना कहती है, अरे ये आलसी चुड़ैल शीला और शालू कहाँ रह गई? दामाद जी दरवाजे पर भी आ चुके हैं। शीला आरती की थाली लिए हाथ में झूमते हुए गाकर आते हुए कहती है, माय नेम इज शीला, शीला की जवानी। गुस्से में बौखलाई शिमोना चुड़ैल उसको जोरदार तमाचा जड़ते हुए कहती है, कैसा लगा कंटाप? अरे जवानी की दीवानी, ख्वाबों से बाहर निकलकर देख, हम 5 चुड़ैल सास बन चुकी हैं। दामाद दरवाजे पर खड़ा है और इस मंद बुद्धि चुड़ैल की जवानी है कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेती है। 5 चुड़ैल इंसानी भेष में बदलकर दरवाजा खोलकर कहती हैं, स्वागत है दामाद जी, स्वागत है दामाद जी, स्वागत है दामाद जी। ये मेरा भ्रम है या सच? खुली आंखें भ्रम नहीं पालती। हम 5 सास के इकलौते दामाद हैं। चौंकिए मत दामाद जी, माधवी हम 5 की इकलौती बेटी है। पर एक लड़की की माँ 5 औरत कैसे हो सकती हैं? माधवी अपनी चुड़ैल माँ की सच्चाई से वाकिफ है, हैरान मत हो, हम सब कुछ बताते हैं। हरिया की शादी सिंदूरी से हुई, पर 3 बरस बीतने के बाद भी उन्हें बच्चा नहीं हुआ, जिसे देख कमला देवी कहती है, अगर पता होता कि यह बाज पखेरू है तो मैं इसकी जगह उसकी छोटी बहन को ब्याह कर लाती। मेरा बेटा जवान है, अब इसकी दूसरी शादी मैं तेरी छोटी बहन अंगूरी से कराऊंगी। हरिया अपनी माँ के जिद के कारण सिंदूरी की छोटी बहन अंगूरी से शादी करता है, पर उसे भी कोई बच्चा नहीं होता
और ऐसे ही वो 2 और शादियां करता है, पर उनसे भी हरिया को कोई बच्चा प्राप्त नहीं होता, जिसे देख कमला देवी कहती हैं, ये चारों बहनें बाज निकली। अब आखिरी उम्मीद इनकी अंतिम 5वीं बहन शिमोना है। अगर उसे भी इस घर में किलकारियां नहीं गूंजी तो मैं स्वर्ग सिधार जाऊंगी। आपने तो मुझे सतयुग की द्रौपदी के जैसा बना दिया है। फर्क सिर्फ इतना है कि उसके 5 पति थे और मेरी 5 पत्नियां। हरिया की 5वीं शादी से उसको बेटी प्राप्त होती है और कमला कहती है, धन्य हो देवी मैया, आज मेरे घर में लक्ष्मी ने जन्म लिया है, इसीलिए हम पहाड़ वाले मंदिर चलकर माँ को चुनरी चढ़ाएंगे। सभी जने कार में सवार होकर जाने लगते हैं कि अचानक गाड़ी खाई से नीचे गिरने लगती है। हरिया, उसकी माँ और 4 पत्नियां नीचे गिरकर मर जाती हैं, पर जैसे तैसे शिमोना अपने बच्चे की जान बचाती है, पर अचानक पत्थर से टकराती है और वो माधवी को बाहों में थाम कर नीचे गिरने लगती है। तभी चारों मरी हुई बहनें चुड़ैल बनकर नन्ही माधवी को बचा लेती हैं और शरीर से उसके भी आत्मा चुड़ैल बन जाती है। और तब से हम 5 चुड़ैल बनकर अपनी बेटी के साथ रह रही हैं। हम 5 चुड़ैल माँ के लिए माधवी हमारे जिगर का टुकड़ा है। भले ही माधवी को जन्म देने वाली शिमोना माँ है, पर आप सभी ने उसे एक समान प्यार और दुलार दिया। आज से आप 5 मेरी सास हैं। और तुम हमारे इकलौते दामाद। और तुम हमारे इकलौते दामाद। और तुम हमारे इकलौते दामाद। इसके बाद 5 चुड़ैल अपने दामाद को पलंग पर बैठाकर उसकी खूब मेहमान नवाजी करती हैं। कोई उसे खाना खिलाती तो कोई उसके पैर दबाती।